सर कुछ विशेष बात करने का विचार हो रहा है और मन में एक जिज्ञासा थी कि जैसे हम लोग जन्म पत्रिका बनाते हैं जन्म के बाद और उसके हिसाब से ग्रहों की जो स्थिति होती है उसका विश्लेषण करते हैं, जबकि हमारा जो उद्भव है या कहें कि जो माता के गर्भ में जो 9 मास का जो समय होता है तो उस पर भी तो किसी न किसी प्रकार से ग्रहों का प्रभाव पड़ता होगा, उस पर भी तो कुछ न कुछ अध्ययन किया जाना चाहिए और उसका भी तो कुछ न कुछ प्रभाव आगे चल करके हमारे जो जन्म के समय जो के बाद का जो जीवन है उस पर प्रभाव पड़ेगा। तो सर मेरा निवेदन है कि आज इस विषय को लेकर के इस पे कुछ जो ज्योतिषीय जो ज्ञान है उसको प्रदान करने का कष्ट करें सर। नमस्कार अखिलेश जी। अखिलेश जी ने जिस विषय को छेड़ा है, बहुत दिनों से मैं भी सोच रहा था कि इस विषय को किसी न किसी दिन लेना चाहिए। कारण यह है कि ज्योतिष की जो विधाएं हैं उस विधा में जितना संवर्धन होता जाएगा उतना सटीक और गहरा अध्ययन होता चला जाएगा। अभी तक तो हम कुंडली का निर्णय करते हैं, कुंडली के प्रभावों को देखते हैं, कुंडली के जन्म के समय पर ग्रहों के प्रभावों को लेकर के हम अध्ययन करते हैं। वस्तुतः प्रश्न यहाँ खड़ा होता है कि कितना प्रभाव जन्म के समय का लेना चाहिए, कितना गर्भ के समय का लेना चाहिए और कितना उसके आगे गोचर का लेना चाहिए अथवा जब दशा अंतर्दशा चलती है उस समय का लेना चाहिए। सभी ग्रह प्रभाव डालते हैं, ये निश्चित है। जैसे एक पेड़ उगता है तो हम जड़ों में पानी डालते हैं जी, हम उसको खाद डालते हैं, न्यूट्रिएंट्स डालते हैं, सारा काम जड़ों में करना पड़ता है। जड़ों के माध्यम से जो उसको तत्व मिलते हैं वो उसके पत्तों के माध्यम से मिलना संभव कम होता है। फोलियर फर्टिलाइजर बने हैं और फोलियर फर्टिलाइजर का भी लाभ है। इतना ही नहीं, फलों को भी उसमें रखा जाता है हार्मोन्स के अंदर। विशेष करके जो अंगूर होते हैं उनको जिब्रानिक एसिड के जो सॉल्यूशन बना करके रखते हैं, अंगूर की साइज बढ़ जाती है। ये अलग अलग फल पर अलग अलग प्रकार से प्रभाव डालता है। मूल बात यहाँ ये है कि जड़ों में डाली हुई बात जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव होती है, पत्तों पर उससे कम इफेक्टिव होती है, फलों को देने से और कम इफेक्टिव होती है। इसी प्रकार हमारे यहाँ है भ्रूण या आदान, जिसमें हमारे प्राण प्रतिष्ठा होती है, उस समय जो ग्रहों के उसकी बौछार हो रही होती है वह हमें ज़्यादा ग्राह्य होती है और ग्राह्य शक्ति उसमें बहुत ज़्यादा होती है। पहले बताया गया है कि गर्भ का जो काल होता है उसका विकास क्रम और बचपन का विकास क्रम, उसके बाद जीवन का विकास क्रम, ये लोगरिथमिक है, अनुपातिक है ये। जितना फास्ट गर्भ के अंदर विकास होता है उसका 10वां हिस्सा बचपन में होता है, उसका 10वां हिस्सा जीवन के शेष काल में होता है। इसलिए कहते हैं 12 वर्ष में जो नहीं सीख पाया वो 32 में क्या सीखेगा। तो यही बात गर्भ से जन्म के समय के ग्रहों के प्रभाव की होती है। तो गर्भ से इनके प्रभावों को हम कैसे आंकेंगे और हम बहुत बड़ा गणित ना करें और गणित ना करते हुए यदि इसको करें तो किस प्रकार करेंगे उस बात को बिल्कुल सर गणित। ठीक है। तो अब सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जैसा बताया गया है पहले भी कि गर्भधारण में होता है, तो गर्भधारण में गर्भ का काल है वो चंद्रमा और लग्न पर निर्भर करता है और गर्भ काल बदलता रहता है और वो चंद्रमा के नियमों के आधार पर बदलता है। इस बात को मैंने कई बार बताया है, परंतु इसका प्रयोग और इसका एप्लीकेशन हम हमारे ज्योतिष में नहीं कर पा रहे हैं। ये दुर्भाग्य का विषय है। कारण इसका यही है कि हमने कभी इस पर विचार किया ही नहीं और न ही इस पर कोई काम विशेष किया है बहुत ज़्यादा। अब आवश्यकता है, समय बदल रहा है, वैज्ञानिक युग आ गया है, तकनीकी बहुत बदल गई है, तो हमको भी ज्योतिषीय प्रभावों को गहराई से अध्ययन करने का मौका मिला है और उसका अध्ययन करना चाहिए। तो सबसे पहले समझें कि गर्भ क्या होता है, गर्भकाल क्या होता है। गर्भकाल का जैसे बताया गया था कि
जन्म से यहाँ जो ये भाग्यस्थान है, गर्भकाल होता है, और यहाँ जन्म स्थान होता है। यहाँ से यहाँ तक का जो समय लगता है वह सबसे ज़्यादा विकसित होता है। यहाँ से यहाँ तक बचपन होता है, वो कम विकसित होता है। और यहाँ से ये जीवन काल होता है, ये और धीरे धीरे विकास करता है। यहाँ से यहाँ 10 महीने लगते हैं, यहाँ चंद्रमा के 100 महीने लगते हैं, तो यहाँ 1000 महीने लगते हैं, उतना ही विकास होता है। तो अब हम सबसे पहले आते हैं कि जो नियम है उन नियमों को साधारण तरीके से, सरल तरीके से कैसे समझा जाए तथा उनके प्रभावों को कैसे देखा जाए, उसके बारे में मैं अब आपको समझाता हूँ। इन नियमों में सबसे पहली बात आती है कि जन्म आपका शुक्ल पक्ष में हुआ है अथवा कृष्ण पक्ष में हुआ है। तो शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की क्या अवधारणा है, संक्षेप में मैं कह देता हूँ। यहाँ मैंने चंद्रमा बना रखा है, ये सूर्य बना रखा है। सूर्य से लेकर चंद्रमा जब तक 180 डिग्री तक रहता है तब तक शुक्ल पक्ष कहलाता है। जैसे ही 180 डिग्री से अधिक हो जाता है तो यह कृष्ण पक्ष हो जाता है। कृष्ण पक्ष की अवधारणाएं और शुक्ल पक्ष की अवधारणाओं में, नियमों में ठीक 180 डिग्री का परिवर्तन है, ये यहाँ दिख रहा है। और यही इसको लेकर के हमने इस पर जो नियम बनाए गए हैं उन नियमों का विश्लेषण करते हैं। अब आपको मैं बताता हूँ कि किस प्रकार से हमने जन्म कुंडली के प्रभावों को तो हम देखते हैं, और गर्भ के कुंडली के प्रभाव को देखते समय हर एक के जीवन का एक पल्सेशन होता है, हर एक के जीवन की एक धड़कन होती है। उस धड़कन को पहले समझें। धड़कन का मतलब गर्भकाल, गर्भकाल का मतलब जीवन की धड़कन। हर एक का गर्भकाल समान नहीं होता। साधारणतया गर्भकाल जो माना गया है वो 273 दिन माना गया है, ये नॉर्मल है। अब 273 से 15 दिन पहले, 15 दिन बाद तक गर्भकाल हो सकता है। अधिकतम गर्भकाल 288 दिन का होता है, कम से कम गर्भकाल 258 दिन का होता है। अब 200 जिसका गर्भकाल 258 दिन होगा उसकी बीटिंग 258 के हिसाब से हर 258वें दिन पर उसको जो है कोई न कोई घटना घटेगी, उसके जीवन में कोई न कोई परिवर्तन होगा। ये उसके नोट्स हैं, ये उसके पाद बिंदु हैं। इन पाद बिंदुओं को समझते हुए जीवन के खंडों को हम यदि विश्लेषित करेंगे तो हमारे जीवन के खंड अधिक विश्लेषित होते हुए क्लियरली समझ में आएंगे कि हमारे परिवर्तन किस प्रकार है। हमने दशाओं का प्रयोग किया है, पर मैं वस्तुतः देखूं तो दशाएं जो बनाई गई हैं एक मान्यता ही है। ये जो है ये साइंटिफिकली आपकी धड़कन का आंकलन है। तो धड़कन का आंकलन अधिक महत्वपूर्ण है वनस्पति की दशाओं के। तो पहली बात, हर एक की धड़कन अलग है, हर एक की प्रकृति अलग है, और हर एक की प्रकृति, हर एक का धड़कन, हर एक के सांस लेने की शक्ति, हर एक की सांस लेने की क्षमताएं अलग अलग होने के कारण ये जो गर्भकाल है ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब इस गर्भकाल को निकालने के लिए जो गणित करनी पड़ती है वो लंबी चौड़ी है, परंतु यहाँ मैं आपको साधारण तरीके से समझा देना चाहूँगा कि ये जो गर्भकाल है किस प्रकार से आंका जाए। यहाँ 2 चीजें बताई गई है। एक तो मैंने आपको यहाँ शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष बताया था, इसके बाद एक लाइन मैंने यहाँ खींची है जो लग्न को सप्तम भाव से मिलाती है। इसके इधर वाला भाग दिन कहलाता है, इधर वाला भाग रात कहलाता है। ये लग्न है और ये सप्तम भाव है। हमारी ये थ्योरम है उसमें बता रखा है कि शुक्ल पक्ष के लिए अलग है और कृष्ण पक्ष के लिए अलग है। शुक्ल पक्ष में चंद्रमा यदि दिन में होता है तो गर्भकाल छोटा होता है, चंद्रमा यदि रात में होता है तो गर्भकाल बड़ा होता है। ये साधारण नियम है, परंतु इसका कैसे हिसाब लगाएं तो साधारणतया ये ज्योतिष का नियम है कि हर खंड में 2.25 दिन लगते हैं चंद्रमा को। ये न करते हुए मैंने इसका साधारणीकरण कर दिया है, और उस साधारणीकरण के आधार पर बिना लंबे चौड़े गणित से आप ये अंदाज लगा सकते हैं कि इसके गर्भकाल कितना होगा। अब चंद्रमा यहाँ बैठ सकता है, 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 चंद्रमा 12 ग्रहों में कहीं भी विराजित हो सकता है। और शुक्ल पक्ष है, पहली अवधारणा शुक्ल पक्ष है, और ये दूसरी चंद्रमा की स्थिति है। जैसे ही चंद्रमा यहाँ होगा तो मध्यम मान यानी 273 दिन के आसपास मान होगा। परिवर्तन यदि होगा तो घंटों में होगा। घंटों का हिसाब किताब तो गणित का काम है। वो जो गहराई से अध्ययन करना चाहेंगे
वो घंटों में चले जाएंगे, परंतु साधारणतया यदि हम अनुमान भी लगाएंगे तो बहुत बड़ा अंतर नहीं आता। तो उसको हम यहाँ 273 दिन लगाएंगे। फिर मैंने क्या 2 दिन 3 दिन 2 दिन 3 दिन करके इसको बढ़ा दिया है। 2.25 दिन लेना, गणित करना पड़ेगा, इसकी आवश्यकता नहीं है। यहाँ आपने यहाँ 2 दिन घटा दिए, 271 हो गए, फिर 3 दिन घटा दिए 268 हो गए, फिर 2 दिन घटा दिए 268 हो गए, फिर 3 दिन घटा दिए 263 हो गए, फिर 2 दिन घटा दिए और फिर 2 दिन घटा दिए 258 दिन हो गया। इसका मतलब इस भाग में कम से कम जो मान होगा वो 258 होगा और अधिक से अधिक मान होगा वो 273 होगा, यदि शुक्ल पक्ष में चंद्रमा दिन में है तो। चंद्रमा यदि या रात में है तो ये ठीक उसी प्रकार से 2 दिन बढ़ जाएगा, फिर 3 दिन बढ़ जाएगा, फिर 2 दिन बढ़ जाएगा, फिर 3 दिन बढ़ जाएगा, फिर 2 दिन बढ़ जाएगा, फिर 2 दिन बढ़ जाएगा। तो 273 से लेकर के 288 दिन हो जाएगा। अब समस्या आती है कि चंद्रमा यहाँ होगा तो ये लेंगे क्या ये लेंगे, ये प्रश्न खड़ा हो जाता है। तो चंद्रमा इस भाग के दिन में है या रात में है वो ठीक ठीक अंशों से पता लग जाएगा। और ये स्थितियां ही ऐसी होती है जहां ट्विंस पैदा होते हैं, यानी एक गर्भ 30 दिन पहले आया और एक गर्भ 30 दिन बाद आया और दोनों गर्भों का रिजल्ट इसीलिए चंद्रमा में आ रहा है। ऐसी स्थिति में ट्विंस पैदा होने की संभावना हो जाती है। दूसरी स्थिति होती है ये और ये 15 दिन का अंतर, इसमें भी ट्विंस पैदा हो जाते हैं। तो ट्विंस पैदा होने का कारण भी हमको यहाँ स्पष्ट हो रहा है, तो यहाँ 30 दिन का अंतर आ जाता है। तो गर्भ में जब वो प्रवेश किया वहां 30 दिन का अंतर है, तो 2 ट्विंस हैं, दोनों की नेचर डिफरेंट है। एक की पल्सेशन 258 है तो दूसरे की पल्सेशन 288 है। तो हम देखते हैं कि एक ही काल में जन्मे 2 व्यक्ति भिन्न भिन्न व्यक्तित्व के रूप में प्रकट होते हैं, जिसका हम आकलन कर नहीं पाते जन्म कुंडलियों से। और यहाँ हमको ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि हम कर सकेंगे। इस एक जन्म कुंडली यहाँ की बनेगी, एक जन्म कुंडली यहाँ की बनेगी। जन्म कुंडली नहीं भी बनाए तो ग्रहों का प्रभाव उस दिन देख लेंगे, ग्रहों का प्रभाव उस दिन देख लेंगे। उसके व्यक्तित्व का जो ग्रहों की बौछार हो रही थी ऊर्जाओं की, वो ऊर्जाओं की बौछार इस दिन और इस दिन जो पड़ रही होगी उस प्रकार का व्यक्तित्व वो खड़ा हो जाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है। इस महत्वपूर्ण अंग को हम छोड़ देंगे तो जीवन के तत्वों को समझना बहुत कठिन है। और इसको मैं चाहता हूँ कि ज्योतिष का हर विद्यार्थी ध्यान से समझे और करे। बहुत कठिन काम नहीं है। मैंने इसका सरलीकरण करके इसको करण ग्रंथ बना दिया है। करणीय और करण का मतलब आपको दे दिया है फॉर्मूला कि इतने दिन है, आपका चंद्रमा किधर बैठा है आप स्वयं देख सकते हैं कि हमारा पल्सेशन कितना है। अब इसी प्रकार से ठीक इसका उल्टा कृष्ण पक्ष में होता है। शुक्ल पक्ष में जो मध्यम मान है उसका संबंध लग्न से आता है शुक्ल पक्ष में। और यदि कृष्ण पक्ष में चले जाएं तो कृष्ण पक्ष में वही मध्यम मान सप्तम भाव से आता है। ये थ्योरम की विशेषता देखो, जो थ्योरम शुक्ल पक्ष के लिए लग्न से लागू होती है वही थ्योरम कृष्ण पक्ष के लिए सप्तम से लागू होती है। ठीक वही नियम। अब यहाँ दिन में ये दिन चंद्रमा का दिन है, चंद्रमा का रात है और कृष्ण पक्ष है। तो चंद्रमा के कृष्ण पक्ष में यहाँ दिन गर्भकाल छोटा होगा, वहां गर्भकाल बढ़ जाएगा, उल्टा हो जाता है। ठीक 180 डिग्री विपरीत दिशा। और ये समझने वाली बात है, बहुत आसानी से समझ में आती है कि शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में एक अंधेरी रातें होती है, एक प्रकाश वाली रातें होती है। तो चंद्रमा का जो प्रभाव बदलता है, चंद्रमा हमारा उद्योग का कारक है, उसके कारण हमारे जीवन में जो परिवर्तन पड़ता है वो बहुत बड़ा परिवर्तन यहाँ दिखता है। और यहाँ ये 273 दिन है, यदि हम इनको चलें यहाँ से इसमें यूं गिनना पड़ेगा, इसमें यूं गिनना पड़ेगा, जबकि हमने वहां से यूं गिना था यहाँ से, क्योंकि यही यहाँ से प्रमुख ये हमारा संदर्भ बिंदु यहाँ हो गया। तो संदर्भ बिंदु कम करते हुए जाएं तो यूं कम करते जाएंगे, 258 में चले जाएंगे और यूं जाएंगे बढ़ता हुआ चला जाएगा और 288 दिन पे चले जाएंगे। ये बहुत ही स्पष्ट पिक्चर आपके सामने रख दिया है, जिसके आपको दिमाग को ज़्यादा जोर लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और जो ज्योतिष का विद्यार्थी है वो समझ सकेगा और आंक सकेगा। इस तरफ जो आंकेगा वो आंकना जो है बहुत महत्व का है। मेरे हिसाब से 65% ऑफ द इफेक्ट imparts at the time of प्राण प्रतिष्ठा।
आगे आपको पूछना हो तो मैं इसको आगे चलूँ। सर ये तो वास्तव में बड़ा वैज्ञानिक दृष्टिकोण से आपने बताया, और विज्ञान भी मानता है कि 273 प्लस माइनस 15 दिन हाँ। गर्भकाल होता है। हाँ। तो 273 में 15 अगर घटाते हैं तो 258 आता है। हाँ। और 273 में 15 जोड़ते हैं तो 288 आता है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, जी। सही सही सोच रहे हो आप, जी बिल्कुल सही सोच रहे हो। और गर्भकाल का जो समय है, जैसा कि मैंने आपको ये पिक्चराइज कर दिया, सिंप्लीफाई। जी बिल्कुल सिंपल। और ये सिंप्लीफाई करने में गणित करने की आवश्यकता नहीं रहेगी, आवश्यकता और आप अंदाजन से आधा दिन एक दिन में ग्रहों के प्रभाव में बहुत बड़ा अंतर नहीं पड़ता, जी और आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि इसका व्यक्तित्व कैसा जी। होगा। और इसको हम छोड़ रहे हैं, छोड़ करके बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं। बिल्कुल सर। तो ये पहला है। हाँ। अब उसके बाद वाली बात तो अखिलेश जी भी समझते हैं कि जन्म के समय के प्रभाव को हमको देखते हैं। तो जन्म के समय के प्रभाव यहाँ यदि 62 है तो वो 25 ही हैं, जी और उसके बाद में जो पत्तों पे पानी गिर रहा है वो 10% है। बिल्कुल सर। वो जब आप गोचर में जाते हो तो गोचर का इफेक्ट रहता है, तात्कालिक रहता है, थोड़े समय के लिए रहता है, और वो 10% प्रभाव करता है। उस समय वो एक्साइटमेंट करता है, वो एक्साइटमेंट में से ये जो है वो जागते हैं, ये जो प्रभाव हैं वो जागते हैं, इनको जगाने का काम वो करता है। इनकी इफेक्ट्स को आपके प्रैक्टिकल लाइफ में लाने का काम वो आपके गोचर ग्रह करते हैं। गोचर ग्रहों के आधार पर ये जो प्रभाव आपके अंतर्निहित हैं वो बाहर प्रकट होते हैं। उनका काम प्रकटीकरण का है, उनका काम प्रकाशित करने का है, वो प्रकाशमान करते हैं। और ये जो हैं वो गोचर में हो, चाहे दशाओं में हो, चाहे आप वर्षफल में हो, चाहे मासफल में हो, या किसी भी प्रकार से आप जब गोचर लेते हो तो उस समय जब ये ग्रह हैं उनके जो प्रभाव हैं वो प्रभाव जो हैं ये इन्हीं इफेक्ट्स को मल्टीप्लाई करके बाहर निकालता है। उनका काम सिर्फ मैनिफेस्टेशन का है। ये अंतर जानने का, अंदर ग्रहण करने का काम जो है सबसे ज्यादा गर्भकाल में है। उसके बाद गर्भ के बाद जैसे आपका जन्म होता है उसमें फिर भी आपके पास ताकत रहती है खींचने की। मैं आपको एक बात बताऊं, जो भी आपने वर्ल्ड चैंपियंस देखे होंगे, चाहे बैडमिंटन में हो चाहे चेस में हो, 23 साल तक चैंपियन बनते हैं, वर्ल्ड की टॉप लेवल पे रहते हैं। जैसे ही 23 साल के बाद होते हैं उनका हाथ नीचे गिरना शुरू हो जाता है। सबसे मैक्सिमम पावर यदि है 14 से 23 साल के बीच में मनुष्य सीखता है। ये हमें शिक्षा जो अंदर से मैनिफेस्टेशन की ताकत है वो 14 से 22 साल तक है। और उसके पहले जो गर्भकाल है वहां तक एब्जॉर्प्शन की पावर है, और गर्भ का जो मैनिफेस्टेशन की पावर है वो 14 से 23 साल के बीच की है। वो मैनिफेस्टेशन का पावर भी फिर धीरे धीरे कम हो जाता है। कहते हैं 60 साल को होने के बाद तो भूलने लग जाता है। बिल्कुल सर। तो मतलब बीज का जो मैनिफेस्टेशन है वो वृक्ष है, उसका वृक्ष हाँ। में पत्ते हैं, उसके फूल पत्तियां हैं, हाँ, उनको सारे उसका मैनिफेस्टेशन, उनको गोचर काम करता है। यानी कि हमारे जो गुण धर्म है वो हमारे गर्भकाल में निर्धारित हो जाते हैं। हाँ। और उन्हीं को, जैसा कि आपने लॉगरिथमिक स्केल में बताया था, हाँ। कि 10 चांद्रमास, फिर उसके बाद में 100 का रिपीटेशन, 1000 चांद्रमास, फिर 1000 चांद्रमास। तो ये बहुत वैज्ञानिक पक्ष रखा सर आपने। और ज्योतिष में अगर इस विषय को हमने छोड़ दिया तो ये तो बड़ा अधूरा बहुत रहेगा, अधूरा रहेगा, हमारा जगन्य पाप होगा। जी जी। और इस विषय को मेरा आप सबसे निवेदन है कि इसको बहुत ध्यान से डेटाबेस करना पड़ेगा, और इसको डेटाबेस भी करना है। और इस विषय से संबंधित अगर आपको कोई क्वेरी है तो ज्योतिष हरीश में ये वीडियो आपको अभी डाल दिया जाएगा, और आपकी जो क्वेरीज है वो कृपया जरूर बताएं। और इसी विषय को लेकर के या इस विषय से ही संबंधित किसी अन्य आगे को लेकर के इस पे हम अगला वीडियो भी तैयार करेंगे आपकी जिज्ञासा के अनुसार। और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो गुरु जी आपका भी बहुत धन्यवाद, इतना महत्वपूर्ण विषय इतने सरल और साधारण तरीके से आपने रखा कि ये मेरे हिसाब से तो सभी के लिए बड़ा सुग्राह्य है, और ज्योतिष के विद्वानों के लिए एक विशेष रूप से एक आयाम दे रहे हैं आप, इसको आगे किस तरीके से बढ़ाया जा सकता है। आप सबका धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए, देखिए जिज्ञासु व्यक्ति ज्ञान प्राप्त कर सकता है, अपनी जिज्ञासाएं प्रकट कर सकता है। यह आपको वो मंच मिल रहा है जिसके माध्यम से हम ज्योतिष की गहराई को पहुंच पाएंगे। मैं सोचता हूं आप सबका सहयोग हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। नमस्कार, धन्यवाद। थैंक यू सर।